पिछले वीडियो में हमने ये पता लगाया था कि 280 किलोमीटर प्रति घंटा के उड़ान भरने के वेग को देखते हुए और यदि हमारे पास इनमें से किसी भी सदिश यानी वेक्टर्स के लिए एक धनात्मक मान है तो हम मानेंगे कि ये रनवे की आगे की दिशा की ओर होगा। और हमें दिया गया है कि उड़ान भरने का वेग है 280 किलोमीटर प्रति घंटा और त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है 1 मीटर प्रति सेकंड या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। हमने ये पता लगाया कि एक एयरबस A380 को उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ करने के लिए लगभग 78 सेकंड लगेंगे। अब इस वीडियो में जो हम पता लगाना चाहते हैं वो ये है कि इन सभी संख्याओं को देखते हुए इसे कितने लंबे रनवे की आवश्यकता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप एक ऐसा रनवे बनाना चाहते हैं जिससे कम से कम एयरबस A380 उड़ान भर सके, और जो आपकी गणनाएं होंगी तो शायद हो सकता है आप उन गणनाओं से इसे थोड़ा सा लंबा बनाना चाहे, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि उड़ान भरने में ज़्यादा समय लग जाए। लेकिन इस वीडियो में हम इन संख्याओं को देखकर रनवे की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना चाहते हैं, या फिर ये विमान कितनी दूर जाएगा जब ये 0 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को प्राप्त करे, जबकि इसका त्वरण हो 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और अगर हम इस वेग को दूसरे इकाई में देखें तो हमने यहाँ लिखा था 78 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे 78 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में कितनी दूरी लग जाएगी, जबकि त्वरण होगा 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो चलिए इसे करते हैं। विस्थापन बराबर होगा वेग गुणा समय के, लेकिन यहां वेग बदल रहा है। यदि हमारे पास इस पूरे समय के लिए केवल एक ही स्थिर वेग होता, कांस्टेंट वेलोसिटी होती, तो हम बस उसे यात्रा की अवधि से गुणा कर सकते थे और ये हमें विस्थापन दे देता। लेकिन यहां हमारा वेग बदल रहा है, लेकिन सौभाग्य से हमने ये सीख रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बात की थी स्थिर त्वरण के लिए औसत वेग की। तो यदि आपके पास स्थिर त्वरण है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जैसे कि हम इस उदाहरण में मान रहे हैं, तो यदि आप मानते हैं कि आपका त्वरण स्थिर है तो आप औसत वेग नामक कुछ चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको औसत वेग का एक सूत्र बताएंगे, लेकिन वो तभी आप लगा सकते हैं जब आपका त्वरण स्थिर हो, कांस्टेंट हो। तो अगर आपका त्वरण स्थिर है तो आपका औसत वेग आपके अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी और आपके प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी का औसत होगा, एवरेज होगा। तो इस स्थिति में हमारा औसत वेग क्या होगा? तो चलिए हम इसे मीटर प्रति सेकंड में ही करेंगे। तो हमारा प्रारंभिक वेग तो 0 था, तो यानी कि हमारा औसत वेग होगा अंतिम वेग बटे 2। तो हमने वो निकाला था 78 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लिख सकते हैं 78 प्लस 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 है, और बटे में आएगा 2, क्योंकि हम यहाँ पर औसत ले रहे हैं दो चीजों का। तो 78 प्लस 0 बटे 2। तो यहाँ पे हमारा वेग आ जाएगा 78 बटे 2 यानी कि 39 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम औसत वेग को निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि हम विस्थापन को लिख सकते हैं औसत वेग गुणा कुल समय के बराबर। तो विस्थापन हो जाएगा हमारा औसत वेग जो कि है 39 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय जो कि है 78 सेकंड्स। यदि आप तय की गई दूरी के बारे में सोचना चाहते हैं तो इसके लिए एक और तरीका है। तो हम यहाँ एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, इस विमान का वेग बनाम समय ग्राफ बनाएंगे जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर ये समय है और यहाँ ये वेग है, तो ये विमान जो है वो 0 वेग से शुरू होगा और इसके पास एक स्थिर त्वरण होगा। तो ये जो ढलान है, ये जो स्लोप है, ये स्थिर त्वरण को ही दर्शा रहा है। वैसे जो हमारा उदाहरण है उसमें ये जो ढलान, ये जो स्लोप है वो 1 होना चाहिए। और इस वेग बनाम समय ग्राफ में हमें पता है कि ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है, जो इसके नीचे का एरिया है, उसी को हम तय की गई दूरी मान सकते हैं। तो तय की गई दूरी ये क्षेत्रफल होगा।
इसे हमने दूसरे वीडियोस में बताया है। हमने उस वीडियो में आपको अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन भी दिया था कि किस तरह से काम करता है और क्यों ये जो दूरी बनाम वेग में जो ये रेखा है इसके नीचे का क्षेत्रफल हमें तय की गई दूरी देता है। तो हमारे उदाहरण में औसत वेग क्या है? हमारे उदाहरण में ये अंतिम और प्रारंभिक वेगों के ठीक बीच में आ रहा है और यदि आप समान समय के लिए उस औसत वेग को लेते हैं तो आपको वक्र के नीचे ठीक वही क्षेत्रफल मिलेगा या आपको ठीक वही दूरी मिलेगी। तो हमारा औसत वेग 39 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय 78 सेकंड। चलिए इसे कैलकुलेटर में करते हैं। 39 गुणा 78 जो हमें देगा 3042। तो हमें मिल गया 3042 मीटर। क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में था और ये सेकंड में था तो सेकंड और सेकंड तो कट जाएंगे तो हमें मीटर मिलेगा। ये 3000 मीटर से थोड़ा अधिक है जो कि करीब करीब 3 किलोमीटर होता है। तो हमें 3 किलोमीटर से भी थोड़े अधिक रनवे की आवश्यकता है जो लगभग 1.8 या 1.9 मील के बराबर होगा। तो इस विमान को उड़ान भरने के लिए कम से कम इतनी लंबाई का रनवे तो चाहिए ही और आमतौर पर वैसे हम रनवे को इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो हमने ये जो पता किया ये काफ़ी फैसिनेटिंग था।